जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है, बड़ी जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, जो आप सभी की डिमांड है एसएससी जीडी के लिए हिंदी की क्लास में फिर से लेके आ चुका हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में वाक्यांश के टॉप 50 क्वेश्चंस हम यहां पर पढ़ रहे होंगे। अब ये टॉप 50 तो है, लेकिन साथ में मैं आपको इसके साथ बहुत सारी चीजें सिखाते हुए चलूंगा। और देखिए, याद करने का जो तरीका है ना, वो बड़ा ही शानदार होने वाला है। आप सभी जानते हो, तरीका बड़ा शानदार होगा, तो फिर जब पेपर में क्वेश्चंस आएगा तो उसको सोल्व करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता होगी। जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको यहां पे करवाने वाला हूं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास में आपको याद होने वाले हैं। बस अपने टारगेट को मत भूलना, और वो टारगेट क्या है कि हिंदी में हमें 40 में से 40 स्कोर करना है। इस टारगेट को मत भूलना। अगर ये टारगेट आपके सामने रहेगा तो हिंदी पढ़ने का मन भी करेगा, अच्छे से आप पढ़ो भी गो, समझो भी गे और आराम से दिमाग में सेट भी कर लोगे। तो चलिए मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि यूं नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना होता है। जिस तरीके से अब आने वाली हर क्लास आपको पढ़नी होगी, अच्छे से उसको समझना होगा, ताकि आप पेपर के लिए तैयार हो जाओ। जो आपका सफलता रूपी घोंसला है वो तैयार हो जाए, उसके लिए आपको हर एक वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, पहले ये चीज बता देता हूं, जो तुक्के मारने वाले स्टूडेंट होते हैं वो यहां से भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आने वाले क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ एक दो क्वेश्चंस में ही आंसर हटाया है। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस में उनको आंसर दिखेंगे तो उनके तुक्के लग नहीं पाएंगे, वो भाग जाएंगे। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, जो सिर्फ समझने आए हैं, जो याद करने आए हैं, वो यहां पर जुड़े रहेंगे। चलिए, पहला है वाक्यांश का पहला क्वेश्चन क्या है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कौन करता है? आप स्कूल में जाते थे, आप विद्यार्थी थे, आपको पढ़ाया जाता था। किसके द्वारा पढ़ाया जाता था? आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता था। उसको क्या बोला जाता है? टीचर को बोला जाता है हिंदी में शिक्षक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आसान कैसे बना? आपकी जो खुद की नॉलेज थी, जो आपने अभी तक सीखा है जीवन में, बस उसी को अप्लाई करना था और आंसर अपने आप निकल जाएगा। देखो, विद्यार्थी क्या होता है? जो स्टूडेंट होता है उसी को विद्यार्थी बोला जाता है। जो आपके स्कूल में होता है, आप सभी स्टूडेंट थे तो वो क्या हो गए? आप विद्यार्थी हो गए। शिक्षार्थी क्या होता है? जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए होते हैं, उनको शिक्षार्थी बोला जाता है। बात समझ में आ गया? जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो आते हैं उनको शिक्षार्थी बोला जाता है। जो शिक्षा देने के लिए आता है उसको शिक्षक बोला जाता है, या जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है उसको शिक्षक बोला जाता है। दूसरी लैंग्वेज में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि शिक्षा देने वाले को क्या बोला जाता है। ठीक है, विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाले को क्या बोला जाएगा? तो उसको शिक्षक बोला जाता है। छात्र आप सभी जानते हो, ये भी क्या होता है? स्टूडेंट होता है, लेकिन यह छात्र का मतलब क्या होता है? यहां पर लड़के, ठीक है, जो लड़के होते हैं। छात्राएं क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। जो लड़कियां स्टूडेंट होती हैं। समझ में आ गया? सॉरी, ये वाला निकालो। नंबर पे नहीं जाना, आपको पता है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं, और ये क्वेश्चंस 2021 का है। पिछला 2022 वाला था, 2021 वाला है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, 2021 के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको यहां पर करवाने वाला हूं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। देखो क्या है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, स्वयं का मतलब है अपने आप उत्पन्न हुआ हो, अपने आप पैदा हुआ हो, उत्पन्न का मतलब होता है, तो उसको बोला जाएगा स्वयंभू बोला जाएगा। स्वयंभू यानी जिसने अपनी खुद की रचना खुद की है, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्वयंभू बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई? एक ये स्वाधीन है, ये भी काफी बार आता है। स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब होता है स्वयं के अधीन या अपने खुद के अधीन।
स्वयं के अधीन, यानी जो खुद के अधीन है। दूसरा और पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड है वो है आपका पराधीन। वो क्या है? पराधीन। इसका मतलब है कि दूसरे पर आश्रित या दूसरे पर अधीन, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। ठीक है, पराधीनता आपने ये भी सुना होगा, पराधीनता। पराधीनता इसका मतलब क्या है भाई? जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था उस समय क्या थे हम? पराधीन थे। किसके? अंग्रेजों के, यानी कि दूसरे के अधीन थे। ठीक है, वो जैसा चाहते थे वैसे अपने रूल लाते थे, नियम लगाते थे, सारी चीजें करते थे, तो उसको क्या बोला जाएगा? पराधीन बोला जाएगा। ठीक है, पराधीनता हो जाएगा। स्वाधीन का मतलब आप समझ गए। ठीक है, ये हो गया। तो ये भी याद रख लेना, क्योंकि ये भी डायरेक्ट आता है। जो डायरेक्ट आएगा ना वो मैं आपको समझाते हुए चलूंगा, याद करवाते हुए चलूंगा, टेंशन मत लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? जो कहा न जा सके उसको क्या कहा जाएगा? अब जो कहा ही नहीं जा सकता उसको क्या कहा जाएगा बताओ? जिसको कह सकते हैं या जो कहा जा सकता है उसको क्या बोला जाता है? कथ्य। इसका मतलब इसको कहा जा सकता है। और बोला गया कि जो कहा न जा सके, यहां पर न लगा दिया गया, तो जैसे ही न लगता है वो नेगेटिव सेंस में होता है या नकारात्मक हो जाता है। तो हमें उसका अर्थ प्रकट करने के लिए बस ए लगाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? एकथ्य बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, एकथ्य। ठीक है, कथन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कहा गया हो, कहा गया हो उसको बोला जाएगा कहा गया हो। ठीक है, कथन बोला जाता है ना कि उसने कथन, मतलब वो बोला, तो वो क्या हो गया? कथन हो गया। ठीक है, और तो बाकी तो सभी जानते हो, कहानी भी आप जानते हो। कहना तो क्या हो गया? किसी के बारे में कुछ भी कहना वो हो जाएगा। ये पूछा नहीं जाता, वाक्यांश में जो पूछा जाता है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जो नहीं पूछा जाता उसको बताने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं भाई। ठीक है, जिसकी आवश्यकता है वो आपको बता दिया जाता है, जो नहीं आवश्यकता है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, पता नहीं 1-2 दिन से क्या हो रहा है, जब भी हिंदी की क्लास होती है अपनी पीडीएफ है वो थोड़ी नाराज हो जाती है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा लगा लेंगे, कहा जाएगी पीडीएफ। लेकिन बात समझते हुए चल रहे हो ना भाई? अभी अंतिम समय है, तो इस समय को आपको जितना मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत आपको करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अगर देख लो, इस समय अपनी तबीयत का भी आपको ख्याल रखना है। अगर अब आपकी तबीयत खराब हो गई ना, फिर समझ लो कि प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो तबीयत खराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपके 10-15 दिन ऐसे ही चले जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या है, इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये कल हमने कम्युनिटी टैब में डाल के भी पूछा था, तो बताओ। इतिहास का जानकार इतिहास का जानकार का मतलब क्या होता है? इतिहास को जानने वाला। तो इतिहास को जानने वाले को बोला जाएगा ऐतिहासक। ठीक है, वो कल वाला थोड़ा डिफरेंट था, अलग था, तो क्या हो जाएगा? ऐतिहासक हो जाएगा, सॉरी इतिहासक हो जाएगा। इसका मतलब होता है इतिहास का ज्ञाता। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए इतिहास की वस्तुएं, ठीक है, या इतिहास के समय की चीजों को क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, दोनों में डिफरेंस है। जानने वाला जो नॉलेज रखता है उनके बारे में, उसको बोला जाएगा इतिहासक। ठीक है, और जो वो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, उसको क्या बोला जाएगा? ऐतिहासिक। दोनों में ये डिफरेंट, ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है। कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। कल हमने पूछा वो ये था, आज जो पूछा गया है ये था। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे देखो क्या है कि शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? शरीर का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट हो, उसको क्या बोला जाता है? वाक्यांश में एक शब्द बताओ, उसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसका तो सभी को पता है, क्या हो जाएगा भाई? अवयव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिन्न भी पूछा जाता है। भिन्न का मतलब क्या होता है? पहले ये समझो, भिन्न का मतलब होता है अलग। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग होता है। अभिन्न का मतलब क्या होता है बताओ?
अब इतना आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान है। वैसे तो अभी तक तो पूछा नहीं गया, लेकिन क्या पता पूछा जा सकता है, तो बता देना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। ये 2021 में भी आया था, 2022 में भी आपको देखने के लिए मिला है कि जो कम खर्च करने वाला हो, या बोल दिया जाए कि कम खर्च करने वाले को क्या बोला जाएगा, उसके लिए एक वाक्यांश आपको बताना है। तो जो कम खर्च करता है ना, उसको बोला जाता है मितव्ययी। कम खर्च करता है वही, मितव्ययी। खर्च का मतलब मैंने मैथ में आपको कल ही पढ़ाया था, वह का मतलब क्या होता है, खर्च होता है, और मित का मतलब होता है कम। तो मितव्ययी हो जाएगा कम खर्च करने वाला। उसी तरीके से बोला एक और आता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, ये भी पूछा जाता है। तो कम का मतलब क्या हो गया, अभी आपको बताया था मित। बोलने वाला क्या हो जाएगा, भाषी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मितभाषी हो जाएगा। ये भी बार बार रिपीट होता है पेपर में, मितव्ययी भी पूछा जाता है और मितभाषी भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अतिव्ययी तो आप जानते हो, जो अति करता है भाई, ठीक है, उसको अतिव्ययी बोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसके चित्त किसी विषय में दिया या लगाया गया है। जिसने चित्त किसी विषय में लगाया है, ये आपको बताना है। तो बताओ किसका हो जाएगा। चित्त का मतलब क्या होता है, आपका मन, कि भाई आपने कोई मन लगा लिया किसी भी विषय में, किसी भी चीज में। मान लो कि अभी हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में आपका मन लग गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बोला जाएगा दत्तची, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दत्तची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट इसको कर देते हैं, ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं विषय, क्योंकि विषय की बात की गई है और इसमें चित्त लग रहा है तो विषय चित्त हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका ये होगा दत्तची। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 2023 में आया था ये, 2022 वाला जो पेपर हुआ था जनवरी 2023 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो, जिसका मूल नहीं है, बताओ जिसका मूल नहीं है उसको क्या बोला जाएगा। जिसका मूल नहीं है, नहीं से एक मतलब क्या आ गया, नेगेटिव सेंस में आ गया है। नहीं, नहीं क्या आ गया है अपना, नेगेटिव सेंस में आ गया है नहीं। तो बताओ क्या हो जाएगा, जिसका मूल नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा, बताओ। अब बताओ, थोड़ा गर्म पानी, गला खराब है, ठीक है। जिसका मूल नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, निर्मूल हो जाएगा। जड़मूल का मतलब समझते हो, जड़मूल का मतलब क्या होता है, जड़मूल बोला जाता है। जड़मूल इसका मतलब संपूर्ण, पूरा का पूरा, ठीक है, ऊपर से नीचे तक सब कुछ, जड़मूल। समूल का मतलब होता है, क्या होता है, मूल के साथ, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे वो नया आया था तो वो बोलेंगे कि सर जी मूल, और लग गया अमूल, अमूल कर देंगे। अरे अमूल तो दूध होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन से, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इसलिए तो बोलता हूं 2021 के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पढ़ लेना। और एक चीज और बता देता हूं, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जी ये 2021 वाले और 23 वाले की पीडीएफ, 22 वाले 23 वाले की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो मैं अपनी टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा अलग अलग, ठीक है। उन दोनों को पढ़ लेना, बहुत अच्छी अच्छी रिवीजन आपका हो जाएगा, बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हो जाएंगे, ठीक है। आज डाल दी जाएगी, जैसे ही क्लास आएगी ना उसके बाद, क्लास देखने के बाद है मैं डाल दूंगा। 11 बजे क्लास आती है तो 12 बजे आपके लिए वो डाल दिए जाएंगे, पढ़ लेना। और पिछले वाले जो मुहावरे थे उनकी भी मैं डाल दूंगा, मुहावरों की भी डाल दूंगा, 2021 की भी, 23 की भी, और इस वाक्यांश की भी। और जैसे जैसे क्लासेज आती रहेंगी आगे भी डलता रहेगा, ठीक है। बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर याद करवा दूंगा। उसके अलावा जो और एक्स्ट्रा बच जाते हैं आप वहां पर पढ़ लेना। वैसे तो आप सभी जानते हो कि पेपर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस बेस्ट होते हैं, लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं वो मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। आगे क्या है कि जिसका खंडन न हो सके, वाक्यांश के लिए क्या हो जाएगा। जिसका खंडन हो सके उसको तो बोला जाता है खंडनीय, उसको क्या बोला जाता है, खंडनीय बोला जाता है।
लेकिन यहां पर न लग गया, इसका मतलब नकारात्मक हो गया, मतलब नहीं किया जा सकता जिसका खंडन, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अखंडनीय हो जाएगा। ठीक है, पहले ये होता है, पिछले वाले में तो मूल था, ऐसे थोड़ी ना ए लगा दोगे तो अमूल बन जाएगा, नहीं, इसका मतलब समझो, पहले इसका पूरे का वाक्यांश का मतलब समझो क्या होता है, न को हटा दो, फिर भी जिसका खंडन हो सके उसको बोला जाएगा खंडनीय। खंडनीय का मतलब होता है इसका खंडन किया जा सकता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि नहीं करना तो फिर ए लगा दो, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, खंडित का मतलब होता है जो पहले से ही हो चुका है, खंडित हो चुका है। ठीक है, आपने सुना भी होगा खंडित हो गया, ये इसका मतलब है कि वो टूट गया, बिखर गया। ठीक है, जो उसकी रियल वैल्यू थी उससे निकल गया है, उसको बोला जाता है खंडित, जो पहले से ही है। ठीक है, यहां पर करना है खंडनीय है, इसका मतलब है कि इसका खंडन किया जा सकता है, और जिसका हो चुका हो उसके लिए क्या किया जाता है, खंडित होता है। ठीक है, खंडित। आगे देखिए, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, पहले तो ये समझो आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो मतलब जिस व्यक्ति पर आक्रमण हो रहा है उसके लिए बताओ, इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए हो जाएगा आक्रांत। देख लो 2021 का ही क्वेश्चन होगा पक्का, अच्छा क्वेश्चन है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें और इसमें फर्क है, कभी ये आगे दे देगा ये पीछे दे देगा, ये नहीं होता, आक्रांता नहीं, आक्रांत होगा। जिस व्यक्ति की बात की जा रही है कि जिस पे आक्रमण हो उसके लिए क्या हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा। ठीक है, आक्रमक आप सभी समझते हो, ये भी पूछा जाता है। आक्रमक का मतलब होता है उत्तेजित हो जाना, कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए, जिसको फटाफट गुस्सा आ जाता है ना कि हाँ कर दूंगा तेरे साथ ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो चीज हो जाती है, उसको बोला जाता है आक्रमक। समझ जाओ। चलो आगे चलते हैं, अगला बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए आगे आ गया है। ठीक है, बताइए, जिस पदार्थ या राज्य का दूसरे या राज्य में मिल जाना, यानी एक पदार्थ है उसको दूसरे पदार्थ में मिला दिया जाए, या एक राज्य है उसको दूसरे राज्य में मिला दिया जाए, उसको क्या बोला जाता है। तो आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, एक शब्द काफी बार आया था कि उसका उसमें विलय हो गया, उसका उसमें विलय हो गया। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो हमारे देश में आके विलय हो गए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, मतलब दो थे वो एक साथ आ गए, उसको बोला जाता है विलय। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, विलय बोला जाता है। उसको क्या बोला जाए, विलय, जिसमें क्या होता है, दो या दो से थोड़े से अधिक हो। ठीक है, या बोल लो कि भाई दो एक साथ आके मिल रहे हैं तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, विलय बोल दिया जाएगा। लेकिन जो ज्यादा संख्या में, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 1947 के समय सारे आके मिल रहे थे, एक आके मिल रहा था तो उसको बोला जाएगा कि भारत में विलय हो गया। लेकिन सारे अलग अलग आके मिले थे। ठीक है, जूनागढ़ आ रहा था यहां से और दूसरा आ रहा था, कश्मीर को मिलाया गया था, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हुई थी, गोवा को मिलाया गया था जो बाद में आया था वैसे तो, इस तरीके से सारे हुए थे। तो जब बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं उसको बोला जाता है एकीकरण। तभी तो बोला जाता है कि भारत का एकीकरण किया गया था, यानी सभी को मिलाकर एक कर दिया गया। बहुत सारे छोटे छोटे जब पार्ट होते हैं उनको मिलाकर एक कर दिया जाता है, उसको एकीकरण बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो पदार्थ हैं या तीन हैं, उनको एक साथ मिलाया जा रहा है, वो आपस में आके मिल रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उनकी वैल्यू लगभग समान सी है, तो उसको बोला जाता है विलय। ठीक है, जब हमारे एक देश बड़ा था और सारे छोटे छोटे आके मिले तो उसको एकीकरण बोला जाता है। दोनों में क्या फर्क होता है आप समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे राज्य में मिल जाना, यानी एक आया दूसरा मिल रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, विलय बोला जाएगा। इस बात को भी याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो सहयोग है, किसी का साथ देना। ठीक है, किसी का साथ देना उसको बोला जाता है सहयोग। और संगम बोला जाता है जैसे हमारी दो नदियां मिलती हैं। ठीक है, यानी उसकी अलग खुद की अलग वैल्यू भी होगी, लेकिन वो आके एक अलग नाम बना देते हैं। जैसे हमारी दो नदियां मिलती हैं, जब तक वो नहीं मिलती उनका अलग अलग नाम होता है, और जैसे वो मिल जाती हैं उन दोनों का एक नाम बन जाता है। तो इसका मतलब उनकी अलग अलग वैल्यू भी होनी चाहिए, और जब वो एक साथ आ जाए तो दोनों की मिलकर एक वैल्यू होनी चाहिए। उसी को क्या बोला जाता है, संगम बोला जाता है। ये सारे अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, मैंने सारे आपको समझा दिए हैं।
जिस स्त्री की कोई भी संतान न हो उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, जिस स्त्री की कोई भी संतान न हो उसको क्या बोला जाता है? भाई अगर स्त्री की संतान नहीं होती ना, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बंध्या, या इसको बांझ भी बोल दिया जाता है। बांझ शब्द अभी थोड़ा वैसे होने लग गया, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बंध्या बोल दिया जाता है। बात समझ में आ गया? दोनों का मन ने बता दिया है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। और हमारे समाज में ऐसा होता है कि अगर संतान नहीं हो रही ना, सिर्फ स्त्री को दोष दिया जाता है, और हो सकता है पुरुष की भी गलती हो, पुरुष की भी कमी हो, ठीक है। तो बस अभी इस पे ही छोड़ते हैं बातों को, ठीक है। संतानहीन का मतलब होता है जिसकी संतान नहीं होती, ठीक है। ये है, दोनों में फर्क होता है। जिस स्त्री को कोई संतान नहीं हो सके, मतलब स्त्री को संतान नहीं हो रही, ठीक है, उसको ये बोला जाता है, और जिसकी संतान नहीं होती उसको संतानहीन दिया जाता है, या बोल दो किसी भी कारणवश उसके पास संतान नहीं है तो उसको ये बोल दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस है, बच्चा पैदा होना ना होना, ठीक है, फर्क। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या बोला जाता है? ये तो बहुत आसान है। उसको क्या बोला जाता है? राजस्व बोला जाता है। आपने सुना भी होगा कि राजस्व कर मिला है, ठीक है, राजस्व कर भी लगता है, ठीक है, तो वो स्टेट टैक्स जिसको बोला जाता है उसको ये हो गया। तो वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको क्या बोला जाता है? राजस्व बोला जाता है, राजस्व। चुंगी की बात करें तो ये जो छोटी छोटी मंडियां होती है ना, वहां पर सामान लिया जाता है तो उस समय पे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं, उसको चुंगी बोला जाता है, ठीक है। समझ जाओ, लैंग्वेज में पता नहीं क्या लिख के पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूं, और ये आया हुआ है तब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तभी मैंने भी पढ़ा था कि चुंगी क्या होती है, क्योंकि पेपर में आया था तब पढ़े थे। जब अब आप समझोगे, छोटी मंडियों में जाते होगे ना, तो वहां पर मंडियों में मिलता है कि भाई आपने कुछ सामान ले लिया, सामान के रुपए देने हैं, साथ में उसकी चुंगी भी लगती है, ठीक है, जिसको थोड़ा टैक्स के रूप में मान लो। वहां पर तो टैक्स के रूप में ही लगता है, लेकिन उसको चुंगी माना जाता है। कर तो टैक्स होता है, ये अलग अलग प्रकार का होता है। राजधन होता है, राजा का धन, उसको राजधन बोल दिया जाता है, ठीक है। ये बताओ, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरकाल तक जीवित रहने वाला, उसको क्या बोला जाएगा? भाई अभी हम मोस्टली स्टूडेंट हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको इसके बारे में पता होगा कि चिरकाल तक जीवित रहने को वाले को क्या बोला जाएगा? उसको चिरंजीवी बोला जाता है, ठीक है, चिरंजीवी बोला जाता है। अभी जैसे कि अश्वत्थामा जी हैं, उनको भी क्या बोला जाता है? चिरंजीवी बोला जाता है। और हमारे बजरंगबली जी हैं, हनुमान जी, उनको भी चिरंजीवी बोला जाता है। और सभी कमेंट करके बता देना किस किस को चिरंजीवी बोला जाता है, ठीक है। और आज का दिन तो भाई जैसे मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अयोध्या में आज राम लला को बिठाया जा रहा है, ठीक है, मंदिर में उनकी स्थापना की जा रही है, तो ये दिन बहुत स्पेशल है। आज छुट्टी भी इसलिए घोषित भी कर दी गई है, ठीक है। परोपकारी क्या होता है? ये तो आप सभी जानते हो, परोपकार करने वाले को परोपकारी बोला जाता है। परजीवी होता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखो, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, तो बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या बोला जाता है? निस्वार्थी, यानी कि उसमें उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, उसको क्या बोला जाएगा? निस्वार्थी बोला जाएगा, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला। लेकिन एग्जाम में क्या आ जाता है? इसको हटा दिया जाएगा और आ जाएगा स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला, ठीक है, स्वार्थ के लिए कार्य करने वाला, उसको क्या बोल दिया जाएगा? फिर यहां से ये नी हट जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? जो स्वार्थ के लिए काम करता है उसको स्वार्थी, जो स्वार्थ के लिए काम नहीं करता या बिना स्वार्थ के काम करता है उसको बोला जाता है निस्वार्थी। सहायक वो होता है जो आपकी सहायता करता है, ठीक है, सहायक होता है जो आपकी सहायता करता है, जो आपका पार्टनर होता है ना, उसको बोला जाता है सहायक। हितैषी होता है जो आपका हित चाहता है, जो आपका भला चाहता है, ठीक है, जो आपके बारे में हमेशा अच्छा सोचता है, उसको हितैषी बोला जाता है। जैसे माता पिता हो गए, टीचर हो गया, जो आपका अध्यापक है, वो हमेशा चाहता है कि आपका उसका स्टूडेंट सफल हो, मतलब कि आप सफल हो। हर एक टीचर यही चाहता है, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? हितैषी बोल दिया जाएगा, ठीक है। माता पिता हो गए, टीचर हो गए, भाई बहन हो गए, और भी हो सकते हैं जो आपके मेंटोर वगैरह हैं। तो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं, कोई भी आ सकता है पेपर में,
ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है, किधर से भी उठा के पूछ लिया जाता है। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाला, ये क्या हो गया? दूसरों के लिए है भाई, ये दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करने वाले को क्या कहा जाता है? जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग कर देता है उसको क्या बोला जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आत्मोतस। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये माता पिता होते हैं भाई, हमारे सुख के लिए कि हम अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खाना खा सके, उसके लिए वो बहुत कुछ सहते हैं। ठीक है, अपने सुखों को मार देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो इसलिए माता पिता को क्या बोला जाएगा? आत्मोत्सर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मसमर्पण क्या होता है? आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपने आप को समर्पण करना, उसको बोला जाता है आत्मसमर्पण। ठीक है, ये आदर्शवाद, आशीर्वाद नहीं है, आदर्शवाद है। ठीक है, एक आदर्शवाद होता है, एक आदर्शवादी होता है। आदर्शवादी वो होता है जो अपने आदर्शों को फॉलो करता है, जो भी उसने अपने नियम कानून बनाए गए हैं उसको वो फॉलो करता है, उसको आदर्शवादी बोला जाता है। ठीक है, और आत्मघाती तो समझते हो, आत्मघाती हमला आपने काफी बार सुना होगा। इसका मतलब ऐसा हमला जो आपकी आत्मा को भी घात कर दे, नुकसान पहुंचा दे, चोट पहुंचा दे। जैसे आप जिससे प्यार करते हो ना, वो आपको धोखा देता है तो उसको वो क्या करता है? आपका आत्मघात करता है, आपकी आत्मा पर चोट करता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, सारे शरीर की हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको क्या बोला जाता है? देखा होगा ना, ऐसे लटका रहता है वो। ठीक है, बेचारा सिर्फ हड्डियों का ढांचा होता है, पूरे शरीर का होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंकाल बोला जाता है। शरीर की हड्डियां नहीं, कंकाल बोला जाता है। आपने देखा भी होगा, मूवीज में तो काफी बार देखा होगा, साइंस ले रखी है तो वहां पर भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो कंकाल होता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था, बाकी तो ऑप्शन सारे ऐसे ही है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बरसात के 4 महीने बरसात के 4 महीनों को क्या कहा जाएगा? तो बरसात के जो 4 महीने हैं उनको क्या बोला जाता है? चतुर्मास बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? चतुर्मास, या उसी को चौमासा भी बोला जाता है। ठीक है, चौमासा आपने सुना भी होगा, ये तो गांव में ये शब्द भी सुना होगा। तो पहले चौमासा ही आता था एग्जाम में, अब वो थोड़े स्मार्ट बनने लग गए हैं, 2021 का पेपर है तो वैसे ही स्मार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? चतुर्मास। तो जिसने थोड़ा मतलब पढ़ा हुआ था वही इसका आंसर कर पाया, जिसने रटा हुआ था वो इसका आंसर नहीं कर पाया। बात समझ रहे हो? तभी मैं बोलता हूं समझ लो, याद कर लो कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, फिर कुछ भी ऑप्शंस में दे दे, आपने समझ के याद किया हुआ होगा तो आप आसानी से उसका आंसर कर दोगे, आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कहा गया हो ये तो बताओ, जो कहा गया हो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ, जो कहा गया हो इसमें क्या हो जाएगा भाई? कथित हो जाएगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अकथ्य तो हम पढ़ चुके हैं, कथ्य कथ्य मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे देखिए क्या है? जिसका मूल्य न लगाया जा सके, यानी जिसका बोलते हैं ना कि मेरा कोई मोल नहीं है, जैसे माता पिता के प्यार का कोई मोल नहीं होता, जिसका मूल्य न लगाया जा सके उसको क्या बोला जाएगा? अमूल्य बोला जाएगा। और कभी कभी मोल बोल दिया जाता है तो क्या हो जाएगा? अमोल हो जाएगा। जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता तो अमूल्य हो जाएगा, अमूल्य वस्तु, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, अमूल्य हो जाएगी वो। ठीक है, बाकी तो इतना नहीं है। जो इंद्रियों से परे हो, ये भी काफी बार रिपीट होता है भाई, जो इंद्रियों से परे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो क्या हो जाएगा? अतींद्रिय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इंद्रियों से परे हो। ठीक है, इंद्रियों से परे हो उसको क्या बोला जाता है? अतींद्रिय बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जितेंद्रिय भी आता है। ठीक है, इसको वो क्या बोला जाता है? जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता हो उसके क्या बोला जाएगा? जितेंद्रिय बोल दिया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। और कुछ क्वेश्चंस देखिए आपको लगते होंगे सर जी ये क्वेश्चंस और अच्छे हो सकते थे, ये क्वेश्चंस और अच्छे हो सकते थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बचा के रखे हुए कुछ क्वेश्चंस। क्यों?
क्योंकि वो हिंदी की एक मैराथन करवाएंगे लास्ट के टाइम पे, जब आपके 5 दिन बचेंगे ना, उस दिन मैराथन क्लासेज आएंगी सभी सब्जेक्ट के अलग अलग, ठीक है, उस समय वो क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपको ताजा याद रहे। ये अच्छे, ऐसा नहीं है अच्छे नहीं है, ये सारे अच्छे हैं, लेकिन जो या कि एक के चारों बार बार रिपीट होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसके चारों ऑप्शंस बार बार रिपीट होते हैं, वो वाले क्वेश्चंस है, वो उसके लिए बचा के रखे हमने, ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न हो सके उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा उसर बोला जाएगा, या जिसको बंजड़ भी बोल दिया जाता है, बंजड़, ठीक है, बंजड़ भूमि पड़ी हुई है, या इसी को उसर बोला जाता है, उसर भूमि। याद कर लेना, बहुत कम लोगों को इसका मतलब पता होता है, उसर याद रहता है, ठीक है। बंजड़ तो हमने सुना हुआ होता है, उसर हो गया, ठीक है। बंजड़ का मतलब होता है जिसमें जड़ ही ना लगे, इसका मतलब ऐसे ही याद कर लो, या जिसमें कुछ पौधे वगैरह कुछ भी नहीं उगता, उत्पन्न नहीं होता, उसको बंजड़ या उसर बोला जाता है। और जिसमें बहुत अच्छी उपजाऊ होती है, मतलब बहुत अच्छे से सारी चीजें होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको उपजाऊ बोला जाता है, ठीक है। इसमें है जिस भूमि में कुछ उत्पन्न हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसर या बंजड़ हो जाएगा। ऐसे हो कि जिस भूमि में सब कुछ उत्पन्न हो उसको क्या हो जाएगा, उपजाऊ बोला जाएगा, ठीक है। दोनों में ये हो जाएगा। वीरान तो आप समझते हो जो सूना साना रहता है, जहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना आदमी की जात, ऐसे बोला जाता है ना आदमी की जात, इसका मतलब क्या हो गया, वीराना हो गया, वहां पर कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अप्रिमेय बोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, 2022 में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अप्रिमेय हो जाएगा। और एक ऐसे भी आता है, प्रमाण को लेकर ही आता है, जिसको बोला जाता है प्रमाणित होता है जिसका आंसर, ठीक है। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही वो लैंग्वेज क्या पूछी जाती है, लेकिन प्रमाणित होता है, या जिसको प्रमाण किया जा सके, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसे ही है, उसको प्रमाणित बोला जाता है, ये याद रख लेना, आए तो कर देना, ठीक है। वैसे मैं आपको कोशिश करूंगा, ये देखो, सूर्योदय से पहले का समय, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले को समय को क्या बोला जाता है भाई। जैसे सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद हम क्या बोलते हैं, पूर्वाहन हो गया, एएम हो गया, मतलब क्या हो गया, सुबह हो गया, हम इसको बोलते हैं सुबह हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि सूर्य उदय से पहले के समय को क्या बोला जाता है, जब सूर्य उदय होता है उससे पहले देखो सूर्य की लाली वगैरह दिखने लग जाती है कि अब सूर्य उदय होने वाला होता है। गर्मियों की बात करें, सर्दियों में तो पता नहीं सूर्य कब निकलता है, ठीक है, तो वो लगने लगता है, तो वो समय जो होता है ना उसको क्या बोला जाता है, ये हमसे पूछा गया है, तो उसको बोला जाता है उषा काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, उसको उषा काल बोला जाता है। प्रातः काल क्या होता है, ये भी सुबह का समय होता है, उसी को बोला जाता है। अपराहन क्या होता है, जो दोपहर का समय होता है उसको क्या बोला जाता है, अपराहन बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, यही पूछा जाता है ज्यादा, तो ठीक है, ये होता है। एक आता है, मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको आगे करवाऊंगा, वो आप बताओ इसका मतलब क्या होता है। अगर आपने पढ़े हुए होंगे ना वाक्यांश तो आपको पता होगा। गो, ये वाला गो था, गो धूली, धूली ऐसे ही था, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया, ये था गोधूली, गो, इसका मतलब बताओ गोधूली का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आता है बार बार, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताओ इसका मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी जगह से नहीं डिगता उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अडिग, बोला जाता है ना, जो अपनी बातों पर टिका रहता है, इसके लिए ये भी आ जाता है जो अपनी बातों पर टिका रहता है, या जो अपनी जगह से न डिगे, जो अपनी बातों से न डिगे, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा अडिग बोला जाएगा, अडिग, ठीक है, अडिग हो जाएगा। इसका बताना है, सभी को बताना है, ठीक है। कल तो आप बहुत कम लोगों ने उसका आंसर किया था, जो मैंने आपसे पूछा था, लंका लगा दी। लंका लगा देने का मतलब होता है कि जो भी, जैसे किसी ने बोला था कि सर जी वाट लगा दी, उसका मतलब ये होता है, तो वही है वाट लगा दी, ठीक है। लंका लगा दी का मतलब वाट लगा दी, ठीक है। कम बोलने वाला, ये आ गया है कम बोलने वाला, तो मैंने आपको बता ही दिया था, मितभाषी होता है, मित का मतलब कम, भाषी का मतलब बोलने वाला, तो मितभाषी हो जाएगा,
ठीक है, जो बोलता रहता है उसको क्या बोला जाएगा, वाचाल बोल दिया जाएगा। ठीक है, और मृदुभाषी मीठे बोलने वाले को क्या बोला जाएगा, मृदुभाषी, जो मीठा बोलता है, मृदु वचन बोलता है। आगे देखिए क्या हो गया, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा दुस्तर बोला जाएगा। भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन था, तभी हमने ये लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जिसे पार करना कठिन हो उसको क्या बोला जाएगा, दुस्तर बोला जाता है, जिसको पार करना कठिन हो। कविता रचने वाली स्त्री, अब इसमें देखो शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, कभी कभी इसको शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या किया जाता है, इसको शुद्ध अशुद्ध में भी पूछ लिया जाता है। तो बताइए क्या बोला जाएगा इसको, कविता रचने वाली स्त्री को क्या बोला जाता है, कवित्री बोला जाता है, लेकिन कवयित्री होता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लो, कव होता है, कवि नहीं। ठीक है, क्योंकि कवि होते तो फिर वो आदमी बन गया, कवि हो गया। ठीक है, पुरुष के लिए हो गया फिर तो वो, ऐसे याद कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, कवयित्री। और इसमें छोटी ई आती है, बड़ी त्री आती है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इसमें देखो, लेकिन इसमें तो कभी लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि बड़ी ई और बड़ी त्री लिख देगा, या छोटी ई छोटी त्री लिख देगा, तो भी वो शुद्ध अशुद्ध में गलत हो जाता है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है। आगे देखिए क्या है आपका, नाक रगड़ना। नाक रगड़ना, तो आपको पता है नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है, ये मुहावरे में ही आता है वैसे तो। ठीक है, और मुहावरा ही है क्या, मुहावरे का उचित अर्थ, ये तो मुहावरा ही हो गया। चलो कल हमने मुहावरे पढ़े थे, अच्छे से समझाया था सारी चीजें। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है कि भाई किसने गलत काम कर दिया, अब वो माफी मांग रहा है तो नाक रगड़ रहा है, बोला जाता है ना, नाक से लकीरें खींच नाक रगड़, तो उसी को बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, यानी ऐसे दिखाना मेरे से गलती हो गई, फिर उसे नाक रगड़वाया जा रहा है, गलती मानी भी जा रही है और सजा भी मिल रही है, तो उसको बोला जाता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना। बाकी देखो, क्रोधित होना, नाक रगड़ने से कोई मतलब नहीं है, परेशान करना, नाक रगड़ने से कोई नहीं है, तंग करना नहीं होगा। ठीक है, और वैसे करोगे तो ये आ जाएगा, अगर नहीं भी पता होगा तो। ठीक है, मृग जैसे आंखों वाली स्त्री, ये बहुत अच्छा है, तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, मृगनयनी हो जाएगा। मृगनयनी किसमें है, मृगनयनी, तो ये है। और आंखों के लिए याद कर लेना, नैन होते हैं, नैन, चक्षु। ठीक है, नेत्र, ये भी आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता होगा तो। ठीक है, और पता होगा नहीं, पता होना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने आपको समझाया भी था, ये आया था तब मैंने आपको समझाया था, शायद ये प्रैक्टिस सेट में हमने करवाया था, प्रीवियस ईयर पेपर करवाया तब, कि जिसके सभी दांत झड़ चुके हो उसको क्या बोला जाएगा। तो जिसके सभी दांत झड़ चुके होते हैं उसको बोला जाता है पोपला। उसको क्या बोला जाता है भाई, पोपला बोला जाता है। अब ये बताओ, खलावट किसे बोला जाता है, खलावट बताओ, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि खलावट किसे बोला जाता है, सभी स्टूडेंट हैं वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आपको अपने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे करवा दिए हैं, और मैं सारी की सारी पीडीएफ है ना आपके लिए टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, वहां से पढ़ लेना, और पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ याद कर लेना है, याद करना है आपको। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगती है तो ये आपका जो भी दिल करे कर देना, ना दिल करे तो मत करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आज शाम को 4 बजे मैथ की क्लास भी आएगी अपने दूसरे वाले चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर 4 बजे बिल्कुल बेसिक की क्लास आएगी, उसको देख लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, शाम को 7 बजे इसी चैनल पे मैथ की क्लास आएगी, उसको भी देखना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।